आईकॉन साउथ एशियन फोरम में आप सबका स्वागत है। इस ऑनलाइन समागम में भाग लेने के लिए और सीखने के लिए आने के लिए आप सबका धन्यवाद। इस प्रोग्राम को करने से पहले इसके बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा कि इस फोरम को हिंदी में आप कैसे सुन सकते हैं। जैसे कि पहले भी आपको बताया गया है कि यह समागम पंजाबी में किया जाएगा। यदि आपने इसको हिंदी में सुनना चाहें तो आपकी स्क्रीन के दाहिने हाथ एक बटन है, उसको दबाएं। उससे आप हिंदी चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और आप इस समागम को हिंदी में भी सुन पाएंगे, लेकिन उस वक्त पंजाबी चैनल की आवाज़ को बंद करना याद रखें। दूसरा इसमें यह पॉइंट है, सेहत प्रदर्शनी। आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए कुछ बूथों की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। यह प्रदर्शनी भाईचारे की सहायक संस्थाओं के द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें बहुत सारी सेहत से संबंधित जानकारी शामिल की गई है और एक लाइव पोलिंग होगी, जिसके द्वारा आपको लाइव पोलिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। स्क्रीन के दाहिने हाथ में अपने आप पोलिंग प्रश्न खुल जाएगा। उस समय आप अपना उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार के समागमों की तैयारी और उसमें सुधार लाने के लिए आपके विचार और सुझाव हम जानना चाहेंगे। अभ्यास के तौर पर हम कुछ एक प्रश्न उत्तर का इस्तेमाल करके, जैसे कि पहला प्रश्न, आपकी सेहत के संबंधित सबसे बड़ी शिकायत आपको किस बात की है जब हमारी उम्र बढ़ जाती है? पहला है क्रोनिक डिजीज, लंबे समय की बीमारी, चलने फिरने के मसले। तीसरा है दिमागी या मानसिक सेहत। चौथा है स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ होना और मेरी देखभाल करने के लिए किसी का ना होना। हर एक वक्ता के सेशन के बाद एक प्रश्न आएगा। हम आपको अपना प्रश्न वक्ता से पूछने के लिए उत्साहित करते हैं। आप अपने लाइव क्वेश्चन एंड आंसर का इस्तेमाल करके स्क्रीन के दाहिने हाथ एक बटन दिया गया है। अब मैं डॉक्टर चीमा से निवेदन करूंगा कि वो आकर प्रोग्राम का संचालन करें। डॉक्टर चीमा। सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी टेक्निकल टीम है, जिनकी हमें टेक्निकल सपोर्ट मिली है, जिनकी मैनेजमेंट कंपनी, जिनके ऑफिस में से हम काम कर रहे हैं, हम उनके बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्हें हमारी सहायता की है। जो भी हमारे प्रोग्राम देखने वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि हम पिछली 13 तारीख को भी प्रोग्राम किया था और आप सब ने उस दिन भी ज्वाइन किया था और हमारी उम्मीद से ज़्यादा आप हमारे साथ आए और प्रोग्राम को पसंद किया। जो आईकॉन प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत 11 साल पहले हुई थी। डॉक्टर कैंडल हो, जो हमारे मेन इंचार्ज हैं, डिजिटल मेडिसिन और आईकॉन प्रोजेक्ट के मुखी हैं, ये प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था और हमने पंजाबी भाईचारे के लिए, साउथ एशियन भाईचारे के लिए ये फोरम बनाया और मेरा इसमें भूमिका है। साउथ एशियन भाईचारे में काम करने के लिए जे बैंस और मैंने दोनों ने मिलके इसको प्रमोट किया है और हमारा उद्देश्य है कि उन चीज़ों पे फोकस किया जाए जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट की ट्रबल है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। इन पे हमने पिछले 10 साल से फोकस कर रहे हैं। पिछले साल हम प्रोग्राम नहीं कर सके क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत लंबे समय तक काम चला, पूरे संसार में प्रभाव पड़ा और बीसी में इसी तरह था और हम प्रोग्राम नहीं कर पाए। इस साल भी हम इन पर्सन प्रोग्राम नहीं कर सके और ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो हमारी टीम है, सोफिया खान है, वो सारी टीम काम कर रही है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं
कि हमें बहुत सफलता भी मिली, लेकिन फिर भी एक चैलेंज है, क्योंकि जो भी हमारे प्रोग्राम को सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो ज़्यादातर पिछले 20 या 25 साल से पाकिस्तान या भारत से आए या फिजी से आए हैं। हो सकता है उनको टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी उनके बच्चे या उनके रिश्तेदार उनकी मदद कर रहे हैं। हम उनके बहुत धन्यवादी हैं। इसीलिए पिछली बार काफ़ी लोगों की पार्टिसिपेशन हो पाई इसमें, क्योंकि पेंडेमिक के कारण सारा सिस्टम बदल गया है। इसलिए फिजिशियन के तौर पर मैं भी बता सकता हूं, फैमिली डॉक्टर के तौर पर, कि हम ज़्यादातर लोगों से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, पर्सनली किसी को मिल नहीं सकते। लेकिन इस समय नोट किया गया है कि जो क्रोनिक बीमारियां हैं, जिनको हम 5 बीमारियों पर फोकस कर रहे हैं, जो कि हमारे आइकॉन का मैंडेट है, और क्योंकि ये प्रोविंस के ओर से ये प्रोग्राम को माली मदद दी जा रही है, सो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके प्रोग्रामों को भी प्रमोट करें। इसलिए इस प्रोग्राम के अंदर देखा गया है कि लोग घरों में बैठे हैं और हमारी कनेक्टिविटी कम हो गई है, मिलजुल नहीं सकते। 5 समस्याएं तो पहले ही थी और उसमें और भी चीजें जुड़ गई हैं। पिछली बार हमने ओस्टियोपोरोसिस पे बात की थी, आज हम ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, और हम चाहते हैं कि जो जोड़ों के दर्दों की बातें हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाए। ये दोनों जो मुद्दे हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन जो हमारे भाईचारे के लोग हैं वो इन इश्यूज से बहुत सफर करते हैं। हो सकता है मुझे आर्थराइटिस हो, ओस्टियोआर्थराइटिस हो, मैं समझता हूँ कि इनको इनके बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आने वाला वक्त है, पता नहीं हमारी एक्टिविटी बढ़ेगी या हम ऐसे ही रहेंगे। इसलिए हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। जो भी सूबाई सरकार की तरफ से, सेहत मंत्री की तरफ से जो भी जानकारी हमें दी जा रही है, उसी के मुताबिक हम काम कर सकते हैं। सो मैं समझता हूं कि जो जानकारी हम बहुत कोशिश से आपके सामने ला रहे हैं, हमेशा की तरह बहुत अच्छे प्रेजेंटर्स हैं, उनकी बात आप ध्यान से सुने। और ये जो प्रोग्राम है ये सारा विज्ञान पे आधारित है और जानकारी आपको प्रदान करनी है। इसमें हम झूठ नहीं बोल सकते, जो बात सही है वही हम करेंगे। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें करने का एक ही मकसद है कि आप आपके अपने घर में कैसे सेहतमंद रह सकते हैं, अपनी सेहत को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्रोनिक समस्याएं हैं ये हमसे अलग नहीं हो सकती। हम नहीं कह सकते कि अगर बीमारी हो गई तो दूसरी नहीं होगी। तो सभी जो चीजें हैं उनको ठीक करने के लिए ये प्रोग्राम आपके लिए किया गया है। ये बातें आपको पहुंचाई जा रही हैं। जो हमारे डॉक्टर हैं, जो कुछ नए आज ज्वाइन किए हैं, ये सभी जो प्रेजेंटर्स हैं, सारे वॉलंटियर्स हैं, वो अपना टाइम आपके लिए देते हैं। डॉक्टर्स के साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं समझता हूं कि जो हमने मिलजुल के ये सारा काम किया है इंटरकल्चर ऑनलाइन हेल्थ नेटवर्क के जरिए, ये हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और बीसी में एक मिसाल है कि ये 11 साल से चल रहा है, अतः बहुत ही प्रभावशाली प्रोग्राम है और हम आप तक जानकारी पहुंचाते हैं, लोगों तक सेवाएं पहुंचाते हैं। इसीलिए पिछले 10 साल से दोनों ही जो सरकारें हैं उन्होंने इसको माली मदद दी है। पिछले हफ्ते हमारे सूबे के जो मंत्री हैं हैरी बेंस, उन्होंने आकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। आज हम फेडरल गवर्नमेंट से रणदीप सराय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मैसेज लेकर आए हैं। उनका मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैसेज प्ले करें। आप सबका स्वागत है। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। ये बहुत अच्छी कोशिश है जो आप सहयोग कर रहे हैं, लोग जो देखने आ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बेहतरीन फोरम है। सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, चलाने के लिए बहुत कोशिश की है। उनकी बदौलत ही ये प्रोग्राम हो पाया है। हमारे सम्मान योग्य डॉक्टर चीमा और सभी ने इसमें बहुत योगदान दिया है। उनकी अगुवाई के लिए उन्होंने बहुत मेहनत के साथ, ताकि इंडो कैनेडियन
उन तक ये सारी जानकारी पहुंच सके। उनकी अगुवाई के अंतर्गत तो ये सारी बातें आप तक पहुंच रही हैं। उनकी वजह से ही जो बहुत गंभीर बीमारियां हैं उनके बारे में, उनकी रोकथाम के बारे में जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उन तक ये सारी बात पहुंचाई जा रही है। हमने देखा है कि कोविड-19 में हमने देखा है हमारी भाईचारे तक सही तरीके से बात को पहुंचाना बहुत जरूरी है। जो रोल इन्होंने अदा किया है, जो साउथ एशियन भाईचारे हैं उन तक लंबे समय की बीमारियों के बारे में जो जानकारी पहुंचाई जा रही है, जो साथ के साथ जो टेक्नोलॉजी की बातें हैं वो भी बताने से और बहुत ही अच्छे ढंग के साथ आपको बताया जा रहा है। मैंने देखा है कि कैनेडियंस ने कोविड-19 के टाइम पर और भी बहुत सी समस्याओं के कारण हम लोग अलग थलग रहे हैं, वो जानकारी आप तक पहुंच रही है। इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ के बारे में भी बताया जा रहा है। फिर से एक बार मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको और भी अच्छी जानकारी भविष्य में मिलती रहेगी। मैं फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं और सबको अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में भी आप सबको इसी तरह अच्छी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप। इससे पहले कि मैं डॉक्टर नवजोत ढींडसा जो पहली बार हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, रेमेटोलॉजिस्ट हैं, वो सारी जानकारी प्रदान करें, बहुत संक्षेप में मैं कुछ जानकारी कि इसकी कीमत क्या है। बीसी टैक्स पेयर साल में जो जोड़ बदलने की जो कॉस्ट है वो $230 मिलियन हो जाएगी और फ्रेजर हेल्थ में जो दक्षिण एशियाई लोग हैं उनमें से 8% को आर्थराइटिस है। तो सबसे जरूरी बात है कि आर्थराइटिस और ओस्टियोपोरोसिस कनाडा में डिसेबिलिटी होने का 1 नंबर कारण है, जिस पर हर साल $16.4 मिलियन का खर्चा आता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और देखना पड़ेगा कि एक साउथ एशियन भाईचारे के तौर पर हम अपनी सेहत को किस तरह अच्छी रख सकते हैं और हमने कैसे अच्छा चलना फिरना है, ओस्टियोपोरोसिस का प्रबंधन कैसे करना है, ओस्टियोआर्थराइटिस के कारण जो इश्यूज होते हैं उनको हमने कैसे मैनेज करना है। मैं आपकी जान पहचान कराता हूं डॉक्टर नवजोत ढींडसा से। वो खुद ब खुद अपने बारे में भी कुछ चीजें बताएंगे, उनकी क्या योग्यता है और अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन के बाद फिर आगे बात करेंगे। डॉक्टर नवजोत ढींडसा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम नवजोत ढींडसा है और मैं सरी में रेमेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं अपना मेडिकल स्कूल इंडिया में किया है और वहाँ पर मैं फैमिली डॉक्टर थी और कनाडा आके 2000 सन में मैं चाहती थी कि कोई स्पेशलाइज करूँ। बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद मैं पहले असिस्टेंट प्रोफेसर रही, प्रोग्राम डायरेक्टर रही हूँ और सरी में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। बिना और टाइम लगाए आर्थराइटिस के बारे में आपको बताऊंगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम आर्थराइटिस के बारे में जानकारी देने के लिए मुझे मौका दिया गया। आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस की हम जब बात करते हैं, जो इसके अक्षर हैं, जोड़ों में दर्द हो जाना, सोजिश हो जाना, जो जोड़ की जो बीमारी होती है उसमें जोड़ों में सूजन हो जाती है, उनमें दर्द होती है, जोड़ का जो काम है वो रुक जाता है। जोड़ों की जो बीमारियां हैं बहुत प्रकार की हो सकती हैं। एक प्रकार का आर्थराइटिस नहीं होता, बहुत प्रकार का आर्थराइटिस होता है, उनके अलग अलग कारण हैं।
ये जरूरी है कि आप याद रखें कि जो जोड़ है वो सिर्फ दो हड्डियां नहीं होती, बल्कि जोड़ के इर्द गिर्द जो चीजें उसको सहारा देती हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, आप देखोगे कि जो आपके इस जोड़ में जो आपको दो हड्डियां दिखाई दे रही हैं, जो जांघ की हड्डी है और जो नीचे की टांग की हड्डी है, इसमें कितना कुछ है। इसमें तने हैं, इसमें नसें हैं जो आपकी हड्डियों को जोड़ के रखते हैं। जो आसपास जो मांसपेशियां हैं जो हड्डी के साथ जुड़ती हैं, अगर वो मांसपेशियां मजबूत ना हो, तंदुरुस्त ना हो, तो आपके जोड़ पर असर पड़ता है। इसलिए आप समझ सकते हो कि कसरत करना कितना जरूरी है ताकि आप अपने जोड़ों को तंदुरुस्त रख सकें। और जोड़ों को अगर आपने सेहतमंद रखने के लिए आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होनी चाहिए। ये देखेंगे आप कि ये आपके कंधे का जोड़ है, इसमें कितना कुछ है। सिर्फ इसमें हड्डियां नहीं है, कितनी सारी हड्डियां हैं। बाजू की हड्डी है और पीछे कोहनी की हड्डी है और ये हमारी जो कॉलर बोन है, ये सब कुछ मिलके एक जोड़ बनाता है। जोड़ के आसपास बहुत सारी नसें हैं जो उसको जोड़ के रखते हैं और उसके आसपास दोनों हड्डियों के बीच में उपस्थि, उसको कह देते हैं कार्टिलेज होती है। ये जो होती है, इसके आसपास जो मांसपेशियां हैं वो उनको तंदुरुस्त करने के लिए बहुत जरूरी है। ये दिखा रहा है कि आपको बहुत तरह के आर्थराइटिस हो सकते हैं। अगली स्लाइड। सबसे ज्यादा जो आम आर्थराइटिस है उसको कहा जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस। ये ज्यादा लंबी उम्र के कारण भी हो सकता है। 1950 में लोगों की आम उम्र 58-60 साल तक होती, 58-60 साल तक होती। अब हम लंबा जीते हैं, जितना भी हम लंबा जीते हैं उतना ही वक्त के साथ हमारे जोड़ घिस जाते हैं। बार बार उसको इस्तेमाल करने से और जो घिस जाता है उसको कहते हैं आर्थराइटिस। इस आर्थराइटिस में सोजिश नहीं होती और कभी कभी समस्या वाली जगह पर सूजन हो सकती है। इसमें दिखाया गया है कि इस बीमारी में कौन कौन से जोड़ों में असर पड़ता है। एक तो है घुटनों के जोड़, एक है कूल्हे का जोड़, और जो अंगूठा है उसके पास में जो जोड़ है उसके पास आर्थराइटिस हो जाता है। जो जबड़े का जोड़ है, हर रोज हम खाना खाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ हमारे पैर का जो अंगूठा है इसमें खास करके इस किस्म का आर्थराइटिस होता है। अगली स्लाइड। इसमें आप देखेंगे कि एक करकरी होती है जो उपस्थि जिसको कह देते हैं, जो घिस जाती है। एक तरफ हमने ठीक ठाक जोड़ दिखाया है और दूसरी तरफ ओस्टियोआर्थराइटिस से प्रभावित जोड़ दिखाया गया है। जो उसकी करकरी है, जो उपस्थि है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त लग रही है और दूसरे तरफ वो सारी घिस गई है। उसके घिस जाने से जो दो हड्डियां हैं जो एक तरफ को गिर गई है, इससे आपकी टांग टेढ़ी होने लग जाती है। इसमें आप देखेंगे कि इस व्यक्ति को आर्थराइटिस है और इसकी जो दाईं टांग है वो टेढ़ी हो गई है क्योंकि उसमें आर्थराइटिस है, हड्डी घिस गई है और हड्डियां एक दूसरे से मिल गई हैं। जब एक्सरे किया जाता है तो ऐसे नजर आता है कि ये आर्थराइटिस हो गया है। दोनों घुटनों में एक तरफ अंदर की तरफ और एक तरफ बाहर की तरफ जो जोड़ जो है वो घिस गया है और हड्डियां एक दूसरे के साथ घिस रही हैं और अपनी जगह से हिल गई हैं। अगली स्लाइड। इस आर्थराइटिस में जो हमारी उंगलियां हैं उनके जो नाखूनों के नीचे खास करके हड्डी बढ़ जाती है। हड्डी बढ़ने के साथ जो आसपास की चमड़ी होती है उस पर जोर पड़ता है और उसकी वजह से जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो आपके कलाई के जोड़ हैं और उसमें कुछ नहीं है, जो नीचे के जोड़ हैं उनमें ये बीमारी नहीं है। अगली स्लाइड। इस आर्थराइटिस में इलाज का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि दर्द से छुटकारा हो जाए।
दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारा जो हम काम करते हैं वो अपना काम बिना तकलीफ के, बिना रुकावट के करते रह सकें। और लंबे समय पर हम चाहते हैं कि इस समस्या से हमें कोई अपंगता न हो। इस बीमारी के इलाज के उद्देश्य में कई कुछ है जो हम खुद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी बीमारी के बारे में जानकारी हासिल करें। इस शिक्षा से हम अपनी बीमारी को समझते हैं। जब हमें बीमारी की समझ आ जाती है तो हम बीमारी के बारे में कम चिंता करते हैं, और जैसा जितना भी आप ज्यादा वक्त लगाएंगे अपनी बीमारी के जानने में, उसका इलाज करने में भी आपको ज्यादा फायदा होगा। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, सबसे पहले चाहते हैं कि अपना वजन कम करें। इस बीमारी में यदि आपका वजन ज्यादा है तो आपके घुटनों पर, आपके टखनों पर, आपके पांव पर बहुत असर पड़ता है। जब ये बीमारी हो जाती है, जब दर्द होती है, तो हम सोचते हैं कि क्या किया जाए, तो हम अपनी ऊर्जा को कैसे बचा के रखें। अगली 1-2 स्लाइड्स में दिखाया जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। कसरत करना बहुत जरूरी है। जैसे पहले भी बताया था कि मांसपेशियों का कितनी बड़ी भूमिका है। यदि हम कसरत करेंगे तो इस बीमारी से, दर्द से हमें छुटकारा हासिल हो सकता है और हम लंबे वक्त तक तंदुरुस्त रह सकते हैं। सहायता हमें लेनी पड़ेगी फिजियोथेरेपिस्ट की, क्योंकि वो हमें खास तौर पे बताएं कि हमें कौन सी कसरत करनी चाहिए। यदि हमें घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो कौन सी कसरत हमें बेहतर रहेगी और कौन सी हमें करनी चाहिए, कौन सी नहीं। कई बार हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से भी सहायता लेनी पड़ती है। वो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज आप अपने जूते में डाल सकते हैं ताकि आपको दर्द कम हो, और किस किस्म की आप लाठी इस्तेमाल करें, और किस तरह के हम अंगूठे पर कौन सी चीज पहन सकते हैं ताकि आपको दर्द कम हो। नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड। ये दिखा रहा है कि जब किसी को आर्थराइटिस हो जाता है, यदि आप खड़े रहते हैं तो आपको ज्यादा दर्द हो सकती है। घुटनों को थोड़ा बचाने के लिए, पाँव को बचाने के लिए वही काम आप बैठ के कर सकते हैं। यदि आप कुर्सी पे बैठते हैं तो कुर्सी के नीचे भी आप पाँव के नीचे गद्दा रख सकते हैं ताकि आपको सहारा मिले और आप सही से काम कर पाएं। अगली स्लाइड। जब हमें टांगों में दर्द होता है, किसी को घुटनों की वजह से, कूल्हे की वजह से, तो उसका हमें फायदा ये होता है कि उम्र के साथ साथ, जैसे पिछली बार आपने सुना था ओस्टियोपोरोसिस, हम गिरना नहीं चाहते क्योंकि उम्र के साथ हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हमें गिरने का ज्यादा खतरा होता है। दूसरा है कि हमें हाथ में केन को रखना, उससे भी फायदा हो सकता है, दर्द से फायदा हो सकता है। जब आपने इस केन को पकड़ना है तो जिस तरफ आपको पेन है उससे उल्टे हाथ में पकड़ना है। अगर आपके बाएं तरफ दर्द है तो उसको दाएं हाथ में पकड़े। अगर आपको हाथ में आर्थराइटिस है तो जो आपकी कलाई है उसमें दर्द हो सकता है। अगर उसमें दर्द है तो इस किस्म का आप सप्लिंट बनवा सकते हो, पहन सकते हैं। ये सप्लिंट उस वक्त पहनना है जब आप कुछ कर रहे हो। हर वक्त इसको पहनने की जरूरत नहीं होती है। जब आप कोई काम कर रहे हो, कोई बड़ा वजन उठा रहे हैं, बड़ा पतीला उठा रहे हैं, तो आपको दर्द होती है तो उस वक्त आप सप्लिंट पहन सकते हैं। बाकी टाइम आपको पहनने की जरूरत नहीं है। लंबा समय इसका इस्तेमाल करने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। जब आपका काम खत्म हो जाए तो उसको उतार दें। जब आपने काम करना है, आपको दर्द ज्यादा हो, उस वक्त आप सप्लिंट को पहन सकते हैं। अगली स्लाइड। इसका इलाज दवाइयों के जरिए भी हो सकता है और उसमें हमें दर्द में सहायता होती है। टाइलेनोल ऐसी गोली है जो आप सब जानते हैं, जिसके बारे में यह काफी सुरक्षित है और उसके बुरे असर बहुत कम हैं। हम सबसे पहले यही दवाई इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। कभी कभी हम दूसरी दवाइयां जैसे एडविल हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछकर फिर आप दवाइयां लें। कई बार इनके बुरे असर भी हो सकते हैं। अगर किसी को अल्सर हो, या किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, या किसी को दिल की बीमारी हो, किसी को गुर्दों की प्रॉब्लम हो, तो फिर ये दवाइयां नहीं लेना चाहिए। खासकर लंबे समय तक ये दवाइयां नहीं लेना चाहिए। कोई ऐसी दवाइयां जैसे मरहम है वो आप लगा सकते हैं।
टाइलेनॉल 3 भी एक दवाई होती है, इसमें साथ में कोडीन होती है, वो टाइलेनॉल के साथ में मिलाई होती है, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे कब्ज हो जाती है और आपको नींद बहुत ज्यादा आ सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं। इसलिए इन दवाइयों को, अगर आपकी उम्र ज्यादा हो, आप बहुत सी दवाइयां ले रहे हो, तो ये वाली दवाइयां का अगर प्रयोग करना हो तो डॉक्टर से बात करके फिर करना चाहिए। अगली स्लाइड। और हम ये कर सकते हैं कि टीका लगा सकते हैं जोड़ों में। कई बार हम जोड़ों में टीका लगाते हैं, खास करके हम स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं। जो स्टीरॉयड होते हैं एक ऐसी दवाई होती है जो सोजिश को कम करती है और सोजिश को कम करके वो दर्द को कम कर देती है। कई बार इसका फायदा होता है, कई बार हर 3 या 4 महीने बाद इसको लगा सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक इनको नहीं लगाना चाहिए। अगर यदि आपको इंजेक्शन से फायदा होता है तो हर 3-4 महीने बाद आप लगवा सकते हैं। एक और दवाई होती है जो आपकी ककड़ी से बनी होती है, सिनवेस या ऐसी दवाइयां भी मिलती हैं, वो भी प्रयोग में लाई जाती हैं, लेकिन जो अब तक खोज हो चुकी है उस दवाई का ज्यादा फायदा नहीं देखा गया, वरना लेकिन कई मरीजों को उससे फायदा होता भी है। अंत में ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो लंबे समय के लिए इलाज है, जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है, दवाइयों के बावजूद भी, इंजेक्शन लगने के बाद भी, फिजियोथेरेपी के बाद भी, तो फिर आपको बहुत दर्द होती है, आपके काम करने में रुकावट पड़ रही है, उस वक्त ऑपरेशन के बारे में बात करनी चाहिए। ऑपरेशन में जो आपका जोड़ घिस गया है वो निकाल दिया जाता है और एक दूसरा जोड़ डाल दिया जाता है, उसका नतीजा जो है बहुत अच्छा निकलता है। ये बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन करने से पहले आप अपनी जितनी मदद कर सकते हैं वो करो। पहली बात तो है अपना वजन कम करें। जितना भी वजन कम करेंगे, आप अगर कसरत करेंगे तो आपकी मांसपेशियां, जो जोड़ के आसपास की मांसपेशियां हैं, वो तंदुरुस्त हों। जितनी भी आपकी मांसपेशियां तंदुरुस्त होंगी, जितना आपका वजन कम होगा, उतना आपको इसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। दूसरा जो आर्थराइटिस है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसको कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड जो आर्थराइटिस है, ये एक प्रकार का की ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून का क्या मतलब है, ये काफी मुश्किल बात है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी ऑटो इम्यून क्या होता है। इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होती है जो हम अपने माता पिता से हमें विशेषताएं मिलती हैं। दूसरी चीज होती है कि हमारा पालन पोषण, के हमारा वातावरण कैसा रहा है, उसमें क्या था। जब ये उत्पत्ति के संबंध में और परिवेश का आपस में प्रभाव पड़ता है तो उसमें कई बीमारियां होती हैं, उनको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। ये बहुत सी बीमारियों में से एक बीमारी है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनको हम, ऐसे बहुत से रोग हैं जिनको हम ऑटो इम्यून कहते हैं। इस रोग में सबसे ज्यादा जोड़ों पर प्रभाव पड़ता है, जिसको आर्थराइटिस कहा जाता है, क्योंकि ये जोड़ों की एक खास किस्म की बीमारी है जिस पे असर होता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग चीज है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये आपके पूरे शरीर की बीमारी है। ये केवल जोड़ों की बीमारी नहीं है, इसमें 1 या 2 जोड़ नहीं, बल्कि शरीर के सारे जोड़ों पे असर पड़ता है। आपका दाहिना हाथ, बायां हाथ, आपकी उंगलियां, दोनों घुटने, दोनों कंधे, दोनों टखने, ये सब पे वक्त के साथ साथ इन पर असर पड़ेगा। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इस बीमारी में अक्सर ही 100% रीढ़ की हड्डी पर कोई असर नहीं पड़ता। जो आम बीमारी होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव पड़ता है। ये भी देखा गया इस बीमारी में, सुबह जब आप उठते हैं, जब रात को आराम करने के बाद सोकर आप उठते हैं, तो खासकर सुबह सुबह जोड़ों में सोजिश होती है, दर्द होती है, अकड़ाहट होती है। जब आप नहा लेते हो, थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं, तो आपको फिर अच्छा महसूस होता है। ये उल्टी बात है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब आप जोड़ का प्रयोग करते हैं तो बीमारी बढ़ती है, तकलीफ बढ़ती है, और इसमें आप जब आराम करके सुबह सुबह उठते हैं तो ज्यादा समस्या होती है।
अगली स्लाइड। ये बीमारी क्योंकि पूरे शरीर की बीमारी है तो लोगों को बहुत थकावट महसूस होती है, कई बार हल्का हल्का बुखार लगता है, वजन कम हो सकता है और खून की कमी हो सकती है इस बीमारी के कारण, क्योंकि इस बीमारी से पूरे शरीर में सोजिश हो जाती है। यह बीमारी जोड़ों की बीमारी नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ जोड़ों की बीमारी है। अक्सर इस बीमारी में फेफड़ों पर भी असर पड़ता है। कई बार जल्दी पता चल जाता है, खांसी होती है, छाती में दर्द होता है, जो सांस कई लोगों को 10 साल बाद बीमारी होती है तो अक्सर उसमें नजर आता है जब सीटी स्कैन किया जाता है कि उनके फेफड़ों पर बीमारी का असर हो जाता है। जैसे जोड़ों का इलाज किया जाता है ऐसे ही फेफड़ों का भी इलाज करना पड़ता है। इस बीमारी में अक्सर आंखों का खुश्क हो जाना और मुंह का खुश्क होना ये भी बहुत आम है, क्योंकि जो आंसू बनाने वाले या थूक बनाने वाले जो ग्लैंड्स हैं वो काम नहीं करते, जिसके कारण थूक नहीं बनता और आंखों में आंसू नहीं बनते और मुंह और आंखें खुश्क हो जाती हैं। जब हम इस बीमारी का इलाज ना करें या हम टाइम पर इसका इलाज ना कराएं या मुकम्मल इलाज ना कराएं तो इस के बहुत गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। और भी इसमें बहुत कुछ है। जिन मरीजों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उनको ये रिसर्च करके बताया गया है कि उनको हार्ट अटैक ज्यादा होता है, दिल का दौरा ज्यादा पड़ता है, अधरंग ज्यादा होता है और उनको ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है, उनको कैंसर भी ज्यादा होता है। यदि आप तंदुरुस्त मरीजों को देखें, उनको कितना दिल की बीमारी होती है, उनके साथ मुकाबला करें तो हम देखते हैं जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसको ज्यादा चांसेस हैं कि उसको दिल का दौरा पड़ जाए या उसको अधरंग हो जाए या उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए। अगली स्लाइड। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ये ओस्टियोआर्थराइटिस और इसमें कितना फर्क है। जब आपने पहली स्लाइड में देखा था ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, उसमें जो जोड़ है, जो नाखून के नीचे जोड़ है, वहां पर बीमारी थी, लेकिन इसमें आप देखेंगे जो आपके जो कलाइयां हैं वो भी सूज गई हैं, तो और उंगलियों के नीचे वाले जो जोड़ हैं वो भी सूज गए हैं और वक्त के साथ हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों के आसपास जो तने हैं, जो मांसपेशियां हैं वो भी खराब हो गई हैं। इस वजह से उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये सब इस बीमारी का प्रभाव है। ये भी दिखाया गया है कि शुरुआत में जब बीमारी शुरू हुई थी तब आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ सूजन है। जो जो नीली स्लाइड में आप देख रहे हैं उनमें सूजन है, उंगलियां सूजी हुई हैं लेकिन अभी सीधी हैं और उनकी कलाइयां भी सीधी हैं। आप दूसरी स्लाइड में देखते हैं तो जब बहुत लंबी बीमारी हो जाती है, वक्त पे इलाज ना हो, तो फिर इस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये परिणाम निकलता है। ये मैं बहुत बार सुनती हूँ कि जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको गठिया भी कहते हैं, उसके साथ यूरिया और यूरिक एसिड की बात होती है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आया कि लोग क्यों यूरिक एसिड और यूरिया की बात करते हैं, क्योंकि यूरिया और यूरिक एसिड अलग बात है। जो यूरिक एसिड है जो हमारे पूरे शरीर में हर एक इंसान के अंदर बनता है, जो हमारे गुर्दे हैं वो इसको शरीर में से निकाल देते हैं। यदि ये बढ़ जाता है तो एक बीमारी होती है जिसे गाउट कहते हैं। गाउट एक अलग से बीमारी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बिल्कुल अलग बीमारी है। जो गाउट है वो अक्सर औरतों में नहीं होता, खासकर जिन औरतों को माहवारी बंद होने से पहले तो बहुत ही कम होता है, लेकिन मर्दों में कहाँ होता है, अगर होता है तो उनके गुर्दे खराब हों, जो शराब ज्यादा पीते हों, वरना बहुत कम होता है। जो गाउट औरतों में बहुत कम होता है, उम्र के साथ हो सकता है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं, यदि आपका वजन ज्यादा है, मोटापा है, तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है और गाउट हो सकता है। आमतौर पे गाउट नहीं होता। अगली स्लाइड। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज के हमारे क्या उद्देश्य हैं?
सबसे बड़ा ये है कि हम चाहते हैं कि हमें दर्द से छुटकारा मिल जाए, हमारे सूजन से छुटकारा मिल जाए, और हम जो काम करते हैं वो करते रह सकें, और हमारे जोड़ों का और नुकसान ना हो, और लंबे तौर पे जो उसके बुरे असर हैं और जो जल्दी मौत हो जाने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाए। अगली स्लाइड। सबसे ज्यादा इसका जल्दी से इलाज होना, जल्दी इसका पता लगाया जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें कि यह बीमारी आजकल इसका इलाज बहुत अच्छा हो सकता है। यदि आप इस बीमारी का इलाज करेंगे, वक्त पर दवाई लेंगे वक्त पर और लंबे समय तक, तो आपके जोड़ खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। याद रखें कि जब जोड़ खराब हो जाएं तो फिर उनको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जोड़ों को खराब होने से बचाया जा सकता है 100% आजकल। अगली स्लाइड। अगली स्लाइड। ये बहुत जरूरी है कि इस बीमारी में आप जो आपका स्पेशलिस्ट है, जो माहिर है, उसके साथ मिलजुल के इसका इलाज करें तो अच्छी बात है। आप अपनी बीमारी के बारे में जानकारी लेंगे, जांच करेंगे, आप उसमें आप भाग लेंगे इलाज में, तो इसका नतीजा बेहतर होगा। यदि आपको अपनी बीमारी के बारे में समझ में नहीं आता तो आपको दवाई लेने का पता नहीं चलता। इसलिए यदि आप जांच करते हैं और बीमारी के बारे में जानकारी लेते हैं, स्पेशलिस्ट से बात करते हैं, फैमिली डॉक्टर से बात करते हैं कि क्यों मैंने दवाई लेनी है और मुझे क्या फायदा होगा और मैंने कैसे इससे बचना है, दवाई का क्या नुकसान हो सकता है, यह प्रश्न पूछने बहुत जरूरी है। और पूछिए और डॉक्टर से अपनी बात करें ताकि बीमारी के बारे में समझ आए। जब आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो अपने फैमिली डॉक्टर के साथ भी हमेशा संपर्क रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका फैमिली डॉक्टर है वह आपके स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर आपकी सहायता कर सकता है। इसकी दो खास तरह की दवाइयां होती हैं। एक तो वो होती हैं जो आपके लक्षणों में सहायता करती हैं, दूसरी है जो आपकी बीमारी को काबू करती हैं, जो दर्द को कम करती हैं, सूजन को कम करती हैं, वो जल्दी काम करती हैं, उनका आपको फौरन फायदा होता है, लेकिन ये आपके जोड़ों को नुकसान होने से नहीं बचा सकती, ना ही लंबे समय तक इनका फायदा होता है। अगली स्लाइड। लेकिन ये जरूर है कि इन दवाइयों के साथ आपको अच्छा अनुभव होता है, लेकिन आपका आर्थराइटिस बढ़ने से नहीं रुकता। जो दूसरी दवाइयां हैं जो खास इस बीमारी को काबू में करती हैं, उन दवाइयों को काम करने में वक्त लगता है। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अक्सर मरीज कहते हैं कि दवाई हमको शुरू कर दी गई है लेकिन हमें फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ये दवाइयां जो कंट्रोल करने वाली दवाइयां उनको काफी टाइम लगता है। कई बार 3 महीने से 6 महीने लग जाते हैं उनका फायदा दिखाई देने में। इसलिए दवाई को बंद नहीं करना चाहिए और उस दवाई को आपने जारी रखना है, और क्योंकि वक्त के साथ 3 महीने बाद 6 महीने बाद उसका लाभ होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड। ये बहुत जरूरी है ये समझना इन दवाइयों के बारे में। लोग कहते हैं दवाई बड़ी तेज है, लेकिन तेज दवाई क्या होती है? सभी दवाइयां तेज होती हैं। यदि आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, यदि उस दवाई के साथ आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता तो फिर दवाई तेज नहीं है, इसका मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। दवाइयां के बारे में ये समझना बहुत जरूरी है कि इनका आपको लाभ है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। ये दिखाया गया है कि जो हमारी जो जिंदगी है उसमें संतुलन बहुत जरूरी है। ये सारी जिंदगी हमें ये खेल खेलना पड़ता है कि फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। मैं मरीजों को कहता हूं कि जब आप आए थे तो कार चला के आए थे, कार का एक्सीडेंट हो सकता है। यदि आप कार में घुसे ही ना ये सोचकर कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप कैसे जिएंगे? इसी तरह जोड़ों की बीमारी जब हो जाए, यदि आप इलाज नहीं करेंगे तो वो बीमारी आपकी कंट्रोल में नहीं आएगी। और दवाइयां लेने का क्या फायदा? ये फायदा ये है कि आप तंदुरुस्त जिंदगी गुजार सकते हैं, आप कसरत कर सकते हैं, आप खाना बना सकते हैं, आप अच्छी तरह सो सकते हैं। अगली स्लाइड। काम पर आप जा सकते हैं, आपको छुट्टियां कम लेनी पड़ेंगी, बच्चियों के साथ आप उनकी जिंदगी में भाग ले सकते हैं,
और आप अपना पूरा सामाजिक जीवन जी सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कसरत करनी बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि जोड़ में दर्द है, हम कैसे कसरत करें और उनको बचाने के लिए हम बिल्कुल बैठे रहें, ये गलत ख्याल है। जब भी आप जितनी जल्दी आप दर्द को काबू करते हैं, सूजन को कम करते हैं, उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। चाहे थोड़ा थोड़ा हिलाएं, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको बता सकते हैं, आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद, वो आपको बताएंगे कि कैसी अच्छी कसरतें हैं, कौन सी कसरतें आपके लिए अच्छी नहीं है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत ज़रूरी है, हमेशा मैं अपने मरीजों को बताती हूँ कि सबसे बड़ा तोहफा जो अपने आप को दे सकते हैं वो अपना वजन सेहतमंद हद तक लेकर आना या उसको वहां तक बरकरार रखना। कसरत और आप क्या खाते पीते हैं, कितना खाते पीते हैं, कौन सी चीज खाते हैं कसरत के साथ, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगली स्लाइड। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपकी इस बीमारी में कई कुछ हो सकता है। आपके दिल पर प्रभाव पड़ सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। इसलिए अपनी बीमारी को काबू करने में इन चीजों पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जैसे जो किसी को अगर गर्भावस्था हो तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, गठिए का आपकी गर्भावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी दवाइयां खानी है, कौन सी दवाइयां बंद करनी है। सो ये आपको पहले से योजना बनानी पड़ेगी। आप ये नहीं है कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, आपको योजना बनानी पड़ेगी कि आपको बच्चे पैदा करने हैं तो कौन सी दवाइयां खानी है, कौन सी नहीं खानी। अपने डॉक्टर से बात करें, स्पेशलिस्ट से बात करें पहले। अगली स्लाइड। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इस बीमारी का इलाज बहुत लंबे समय तक चलता है और जो बहुत से बुजुर्ग हैं जो इंडिया चले जाते हैं, और इनके बारे में भी सोचना चाहिए कि अपनी दवाई साथ लेकर जाना चाहिए, और ताकि जो अगर कोई ब्लड टेस्ट वगैरह कराना हो और आपके फैमिली डॉक्टर हो, अगर कि मेरे साथ आप बात कर रहे हैं तो बहुत से रिमेटोलॉजिस्ट इंडिया में हैं जिनके साथ आप संपर्क रख सकते हैं। यदि आप भारत जाते हैं तो इंडिया में किसी रिमेटोलॉजिस्ट से संपर्क रखें ताकि आपकी बीमारी का सही तरीके से इलाज होता रहे, उसमें कोई फासला ना आए। अगली स्लाइड। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छे पंजाबी में, सबको समझ आया होगा। ये दोनों जो टॉपिक हैं, ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोआर्थराइटिस, लोगों के मन में बहुत इससे दुविधा होती है, और साथ साथ जो हमारी जो भाषा है वो अलग अलग हिस्सों की अलग अलग है, गांव की बोली अलग है, और आर्थराइटिस कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन असल में जो जानकारी है वो उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपने वो प्रदान की है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो अगले स्पीकर हैं गुरदीप गिल सक्करवाल, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं और वो आपको अभी बताएंगे कि कसरत और फिजियोथेरेपिस्ट या आपकी गतिविधि का आर्थराइटिस में क्या भूमिका है। क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये सिर्फ डॉक्टर पर आधारित नहीं है, हम चाहते हैं कि हर प्रकार के जो सेहत विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और उसके साथ साथ वो भी हमारी मदद करें और आपको बताएं। सिर्फ डॉक्टर समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आप कृपया शुरू करें अपना प्रोग्राम। आज का मेरा टॉपिक है ओस्टियोआर्थराइटिस, क्या इसकी भूमिका है। अगली स्लाइड। जो बाकायदा शारीरिक गतिविधि है, जो कैसे भी आप एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, जो आपकी साधारण स्वास्थ्य के लिए आप सेहतमंद रहते हैं। पिछली बार भी मैंने बताया था, उसी प्रकार आर्थराइटिस में भी कसरत की भूमिका है। यदि आपकी मांसपेशियां मजबूत हैं आपके जोड़ों के इर्द गिर्द, तो आपकी दर्द कम होती है और सूजन पर भी असर पड़ता है, सूजन को वो कम करता है। अगली स्लाइड।
इससे अच्छा अनुभव होता है। कोई भी लंबे समय की आपको बीमारी हो जो चलती आ रही है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जो आपकी चमड़ी है उस पर भी, उसके भी खून के बहाव का सही होता है। और जो आपकी याददाश्त है, जो आपके दिमाग की सेहत है, कुछ हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं और उससे हमारा दिमाग भी तेज रहता है और आप बहुत सी चीजें भूलते नहीं हैं। और उसके बाद जब आपको रात को सही नींद आती है और आपकी शरीर को रिलैक्स करता है और मांसपेशियों की और हड्डियों की सेहत को भी बरकरार रखता है। बाकायदा कसरत करने से उससे मांसपेशियों की मजबूती आती है। एंड्योरेंस होता है कि जब आप कोई भी गतिविधि करते हैं, आप लगातार करना है, तो उसको कहते हैं एंड्योरेंस। जो बैलेंस है, जब आपके मांसपेशियां मजबूत हैं तो उसके कारण लगातार जो आप गतिविधि कर सकते हैं, जैसे आप हाथ हिलाते हो, पैर भी हिला सकते हैं, और वो आपका एक सही संतुलन बनेगा। जो आपका जो शरीर का चलना फिरना सही होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, उसका लचकीलापन शरीर का, जब आपका शरीर हिलता डुलता है तो आपका शरीर को अच्छे से हिला डुला सकते हैं और वो सही रहता है। कसरत आपकी चाल को भी, आपके चलने को भी वो बेहतर करती है, वो भी सही रहती है। उसके बाद आपकी जो तंदुरुस्ती है वो भी ठीक रहती है। जिस कसरत के कुछ नियम हैं, यदि आपने आज की और फिर एक हफ्ते बाद आप करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। जो भी कसरत है वो कम से कम 3 से 4 दिन हफ्ते में कर सकते हैं। कम से कम इतनी करनी चाहिए। 5 दिन भी कर सकते हैं। जब आप शुरू करते हैं कसरत को तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता उसको आप सख्त करते जा सकते हैं। टाइम भी इसमें महत्वपूर्ण है। यदि आपने चलना शुरू किया, सैर करना शुरू किया, तो पहले 5 मिनट करें, अगले हफ्ते 10 मिनट करें। ऐसे आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। किस किस्म की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं? कसरत को एरोबिक, स्ट्रेंथिंग और एंड्योरेंस कहते हैं। एरोबिक है जो हमारा पूरे शरीर पे प्रभाव करती है, जैसे आपके फेफड़ों को, दिल को मजबूत करती है। जैसे चलना, जैसे एक खड़ा जो साइकिल होता है वो चला सकते हैं। जो स्ट्रेंथ, जो एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है जो आप कितने सक्षम हैं। जो जो एंड्योरेंस है, जो मांसपेशी की ताकत है, जैसे आप वेट के साथ एक्सरसाइज करके उसको बढ़ा सकते हैं। जब अब आम तौर पे 10 से 15 बार एक कसरत को, यदि आप हाथ हिलाते हैं और उसको मोड़ते हैं, कोहनी को मोड़ते हैं, यदि आप उसको 10 से 15 बार करते हैं, ऐसी एक्सरसाइज आप 8 से 10 बार कर सकते हैं और दिन में 2 बार कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हैं या 5 बार भी कर सकते हैं। कम से कम 3 बार एक हफ्ते में कसरत होनी चाहिए। जब आप कोई नई कसरत शुरू करते हैं तो अपने डॉक्टर या स्पेशलिस्ट से पूछ लें, और फिजियोथेरेपिस्ट से भी आप बात कर सकते हैं और कसरत का एक प्रोग्राम बना सकते हैं। खास तौर पे आर्थराइटिस अगर आपको है तो हम देख सकते हैं कि आपको कंधे की समस्या है, आपको घुटने की समस्या है, और उसके अनुसार आपका प्रोग्राम बनाया जा सकता है। जब भी आपने कसरत करना है तो ये देखें कि कुछ समस्याएं आपको हो सकते हैं। जब भी आपने कसरत करनी है, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, आपने ठीक तरह से खाया पिया हो, और आपके जूते ठीक होने चाहिए। चप्पल पहनकर कसरत नहीं करनी चाहिए और सही किस्म के जूते पहनने चाहिए। और यदि आप अंदर कसरत कर रहे हैं तो आपको नंगे पांव करनी चाहिए या जूते पहनकर करनी चाहिए।
यदि आप ऐनक का इस्तेमाल करते हैं तो वही ऐनक का इस्तेमाल करें ताकि आपको सही नजर आए और आपको पता चले कि आपका हाथ और पांव कैसे हिलाया जा रहा है। आसपास कोई भी ऐसी चीज ना हो कि जब आप हिले डुलें तो कोई दिक्कत ना हो। और प्रोग्राम आपको लिखित या छपे हुए रूप में होना चाहिए आपके पास एक कसरत प्रोग्राम, ताकि आपको पता चले आपने कौन कौन सी कसरतें करनी है। जब भी आप कसरत करते हैं जेकर आपका दर्द बढ़ जाए, एक हम स्केल यूज करते हैं, 0 10 होता है सबसे जो बर्दाश्त नहीं हो सकता। यदि आपके दर्द का स्तर 5 तक है, थोड़ी सी दर्द होती भी है तो वो ठीक है। यदि वो दर्द 7 8 तक पहुंच जाए तो वो बहुत ज्यादा है, आपको बंद करना पड़ेगा। जो फिजियोथेरेपिस्ट को आप बताएं जाकर, अगर फिजियोथेरेपिस्ट ने आपका प्रोग्राम बनाया है, या अपने डॉक्टर से बात करें। यदि आपकी सांस उखड़ जाए तो भी आपको कसरत बंद कर देनी चाहिए। अपने डॉक्टर से बात करके फिर दोबारा शुरू करें। एक मेरा प्रश्न है कि पूल में की जाने वाली कसरतें अर्थराइटिस में दर्द बढ़ा देती हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है? जो पानी में हम कसरतें करते हैं, क्या वो आपके दर्द को बढ़ाता है? क्या ये सही है या गलत है? ये देखा गया है कि कई लोगों को कसरत करना अच्छा नहीं लगता या कई लोगों को टाइम नहीं मिलता। कैसे आप इसको मनोरंजक बना सकते हैं? कसरत करना आप किसी दोस्त मित्र के साथ कसरत कर सकते हैं। आप अगर उनके साथ नहीं कर सकते तो आप सोशल डिस्टेंस रख के, शारीरिक दूरी रख के फिर कसरत कर सकते हैं। या इंटरनेट पे जैसे हम आज बात कर रहे हैं, इस तरह भी आप किसी मित्र के साथ कसरत कर सकते हैं। किसी वर्चुअल क्लास, ऑनलाइन क्लास में आप शामिल हो सकते हैं। आजकल बहुत सी ऐसी क्लासें हैं जो आपको सही तरीके से बता सकते हैं कि आपने कैसे कसरत करनी है। तो आप इस तरह की सहायता लेकर भी कसरत कर सकते हैं। जब भी आप कसरत करते हैं तो कभी भी टेंशन नहीं होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक ढंग से कसरत करनी चाहिए, वो उससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। आजकल फोन पे भी आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम मिल जाते हैं, लेकिन वो सही होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए वो कसरत सही भी है या नहीं। कई बार होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनके पास भी एप्स होती हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फोन पर, और वहां पर भी आपको कसरत का प्रोग्राम मिल सकता है। उसको देख कर भी आप कसरत कर सकते हैं। जब भी आप कसरत कर रहे हैं, जैसे खड़ी बाइक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी आप काम कर सकते हो। आप एक ठोस बेड पे भी कसरत कर सकते हैं। जो नरम गद्दा होता है उस पे नहीं कर सकते। अगर आप कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देखें कि वो सही हो, और सेफ्टी और इसमें सुरक्षा बहुत जरूरी है कि आपकी हड्डियां कमजोर हैं, और इसलिए सुरक्षित होकर कसरत करें। यदि आपको लगता है कि बाहर जाकर कसरत करना अच्छा लगता है तो आप वॉक करने जा सकते हैं। यदि आपने बाहर जाना आपको अच्छा नहीं लगता तो घर के अंदर भी आप मैट बिछाकर या बेड पर भी कसरत कर सकते हैं। आजकल कुछ विशेष बेड भी मिल जाते हैं, उन पर भी आप कसरत कर सकते हैं अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत होती हो तो। लेकिन जब भी आप कसरत कर रहे हो तो वो सभी सावधानियां जो भी हैं उनकी पालना करें, और कृपया अपने शरीर के ओर ध्यान दें, अपने शरीर की बात सुने। अगर अच्छा नहीं लगता तो आप एक दिन छोड़ सकते हैं, अगले दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो कसरतें हैं आर्थराइटिस के लिए,
उनको मैंने 3 भागों में बांटा है। जो इनिशियल है वो होती है कि जब पता चलता है कि आपको आर्थराइटिस अभी अभी शुरू हुआ है, उस वक्त जो आपकी भूमिका है वो है कि आर्थराइटिस को कंट्रोल करना है। तो जो रेंज ऑफ मोशन कसरतें हैं, जैसे आपके जो जोड़ है जब उनको हिलाते डुलाते हैं, उसमें आगे जाकर वीडियो आएगी, उसमें आप देख पाएंगे कि वो किसको कहते हैं। चलना बहुत अच्छा है, लेकिन तेज अगर चलना हो तो वो देखकर करना चाहिए, लेकिन समतल जगह पे आप चल सकते हैं। कई बार आपके घुटने पे जोर आ सकता है। जो पार्शियल वेट बेयरिंग कसरतें होती हैं, जैसे आपके शरीर का जो वजन है वो सिर्फ 30 से 50% जिसमें वजन इस्तेमाल हो वही कर सकते हैं, 100% वाला नहीं कर सकते। खड़े होकर ज्यादा कसरतें नहीं करना, बहुत ज्यादा वजन उठाकर नहीं करनी, उसको फुल वेट बेयरिंग कहते हैं। हल्की फुल्की कसरतें आप कर सकते हैं, वेट बांध कर बैठकर कर सकते हैं। जो तैरना है वो बहुत अच्छा होता है। बहुत से कसरतों के प्रोग्राम हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन जब भी खुलेंगे पूल तो आप वो कसरतें कर सकते हैं। इलास्टिक बैंड वाली एक कसरत होती है और वेट के साथ एक्सरसाइज होती है। इंटरमीडिएट स्टेज अगली होती है, इसमें आप लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे खड़ी बाइक पे आप कसरत कर सकते हैं, खास के आपका जो घुटना है, जो आपका कूल्हा है, उस पर वजन नहीं आता, और जो आपका जोड़ कितना हिल डुल सकता है वो बरकरार रहता है। तो रेंज ऑफ मोशन कसरतें आप इसमें भी कर सकते हैं। नॉन वेट बेयरिंग कसरतें जो आप बैठ के कर सकते हैं और उनकी ज्यादा भूमिका होती है। आप वॉक भी कर सकते हैं, यदि नहीं तो आप किसी को पूछ लें। आगे मैं दूसरी कसरतों के बारे में बताऊंगी। जो सारी जो ये स्टेजेस हैं उनका सबकी एक भूमिका है, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले ध्यान देने की बात है। एडवांस स्टेज, जैसे डॉक्टर ढींसा ने बताया था कि उसमें ऑपरेशन का रोल आ जाता है। अगर आप हिलजुल नहीं सकते, आप जब आप बैठे हैं, आप आराम कर रहे हैं, तब भी आपको दर्द होती है, इसलिए नॉन इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके जोड़ पर वजन नहीं पड़ना चाहिए। मैट एक्सरसाइजेस उसमें आमतौर पे की जाती हैं, उनकी भूमिका होती है। जो टर्निंग एक्सरसाइजेस है वो थोड़ी जरूरी है। यदि आप ऑपरेशन कराने वाले हैं तो भी उसमें आपको फायदा होगा, और आपका घुटना जितना मुड़ सकता है या आपका कूल्हा जितना मुड़ सकता है वो उतना मुड़ता रहे। जो प्रश्न है कि क्या मुझे कसरत का कोई प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए, क्या मैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट या फैमिली डॉक्टर से बात करूं कसरत का कोई प्रोग्राम शुरू करने से पहले, जब भी मैं शुरू करूं, कि ये बात सही है या ये बात गलत है? बहुत अच्छे। अगली स्लाइड, वीडियो चलाएं। जो ये पहली स्लाइड है, आप वीडियो चलाएं कृपया। ये जो कसरत है ये घुटने वाली कसरत, इसमें आप एड़ी को पीछे की तरफ लाके घुटने को मोड़ना है। इसको रेंज ऑफ मोशन कहते हैं कि घुटना कितना मुड़ सकता है। जब आप घुटने को मोड़ते हैं और अलग अलग कोण पे आप एड़ी को ले जाते हैं, उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। उससे आपकी मांसपेशियों को बरकरार रखती है, उससे आपकी जोड़ भी बचा रहता है। लेट स्टेज में इसकी बहुत भूमिका है। यदि आप करते रहते हैं तो इसके साथ
जो सूजन है वो भी कम हो जाती है। दूसरी जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो आप एड़ी को मोड़ सकते हैं। जो जांघ की कसरत है वो दिखाई देती है। सीधी टांग को और पूरे पांव को सीधी टांग रख के पांव को ऊपर उठाकर जो आपके घुटने के ऊपर की मांसपेशी हैं वो मजबूत होती हैं। माफ करें, वीडियो नहीं चल रहा। उसके बाद जो कसरत आप कर सकते हैं, बैठकर वेट कफ होते हैं वो आप खरीद सकते हैं। वो आप टखने पे बांध कर आप पाँव को सीधा कर सकते हैं। इस तरह आप ये वजन कहीं पे भी बांध सकते हैं, हाथ पे, कंधे पे, आपकी कोहनी पर भी आप बांध सकते हैं। उनको डंबल कहते हैं, उनको पकड़कर भी आप कसरत कर सकते हैं। जब आप वेट कफ को अपने टखने पे या कलाई पे बांधते हैं तो 5-10 मिनट आप अगर बैठेंगे तो आपका जो घुटना है तो उसके साथ थोड़ा सा उससे गैप आ जाता है, वो उसके भी राहत मिलती है और वो अच्छा हो जाता है। ये सारी जो कसरतें हैं इस प्रकार की आप कर सकते हैं। ये सिर्फ मिसालें हैं, लेकिन किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से बात करके आपका सही कसरत का प्रोग्राम बन सकता है और वो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे करेंगे कि जो आपके जो वीडियो हैं वो सारे हम ऑनलाइन डाल देंगे ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो देख सकें। हमें लगता है कि हमारे पास प्रश्न उत्तर के लिए बहुत कम रह जाएगा, लेकिन अपने प्रश्न भेजते रहें, हम बाद में भी उनका जवाब आपको देंगे। हमारे अगले स्पीकर हैं प्रीति सूरी, ये भी शुरू से आइकॉन में एक अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं और हर प्रोग्राम में आकर आपके साथ आपको बताते हैं खाने के बारे में, खुराक के बारे में, आर्थराइटिस के बारे में, ओस्टियोआर्थराइटिस में खुराक की बहुत बड़ी भूमिका है, उसके बारे में आपको बताते हैं। किसी भी बीमारी को काबू में लाने के लिए, उससे छुटकारा हासिल करने के लिए ये सारे जो स्वास्थ्य माहिर हैं वो आपको बता रहे हैं। प्रीति सूरी आपको बताएंगे। उसके बाद आप अपने प्रश्न नोट करते जाएं और बाद में हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। सभी श्रोताओं को नमस्कार और धन्यवाद। जैसे डॉक्टर चीमा ने बताया, मेरा नाम प्रीति सूरी है और मैं एक डाइटिशियन हूँ। अभी खाने के बारे में बात करूंगी, कसरत के बारे में आपको फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया, दवाइयों के बारे में डॉक्टर ने बताया, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और ये भी हमें देखना पड़ता है। तो थोड़े से उसके बारे में विचार मैं आपके साथ साझा करूंगी। सबसे बड़ा प्रश्न जो सबके दिमाग में होता है कि ऐसी कोई खास खुराक है जो आर्थराइटिस में प्रभावशाली हो, कोई ऐसी चमत्कारी भोजन हो जो हम खा लें और जिससे हमारा आर्थराइटिस ठीक हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसी कोई खुराक बनी नहीं। कुदरत ने इस बीमारी में ऐसा कुछ नहीं कि आप सिर्फ खुराक से या दवाई से इसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो भी इसके लक्षण हैं, जो इससे सूजन है, दर्द है, उनको हम अपने खाने के साथ सूजन को कम कर सकते हैं, दर्द को कम कर सकते हैं। हम बिल्कुल बीमारी को ठीक नहीं कर सकते किसी भी प्रकार का खाना खाकर। ये मैं दिखाने की कोशिश की है कि कई किस्म के आर्थराइटिस होते हैं। जैसे पहले डॉक्टर्स ने आपको बताया कि अलग अलग किस्म के आर्थराइटिस हैं, अलग अलग जोड़ों को वो और मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। मैं ज्यादातर आर्थराइटिस की बात करूंगी और उसके साथ थोड़ी सी गाउट की बात करूंगी, और जो भी उसके नियम हैं आर्थराइटिस और गाउट में खुराक के, वो सब किस्म के आर्थराइटिस के लिए सही होंगे।
कौन सा खाना महत्वपूर्ण है जिससे हमारी सूजन या हमारी जो सूजन है, जो हमारी दर्द है शरीर में, वो कैसा खाना महत्वपूर्ण है जिससे वो कम हो जाए। जितने ज्यादा सब्जियां और फल आप खा सकते हैं वो खाएं, क्योंकि इसके साथ बहुत से लक्षण जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। दूसरा है कि जो प्रोटीन है जो आपको जो शाकाहारी भोजन से मिलता है, जो आपको दालों से, आप दूसरी चीजों से, आगे चल के मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगी। जो कम फैट वाले दूध से बनी चीजें वो आप ले सकते हैं, और उससे क्योंकि मोटापा ना बढ़े और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जो आपका वजन जो है वो सही रहना चाहिए, सही स्तर पर उसको रखना बहुत जरूरी है। उससे कई बीमारियां और बीमारियों के लक्षण जो बढ़ जाते हैं। जो साबुत अनाज हैं, किसी और प्रेजेंटेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। जब पहले हमने आइकॉन में बात की थी दिल की बीमारियों के बारे में, डायबिटीज की बीमारी के बारे में, साबुत अनाज की हमने बात की थी, और कौन से पूरे अनाज, साबुत अनाज कौन से होते हैं, और दिल की बीमारी में और वजन को ठीक रखने में उनकी बहुत महत्ता है। जो साबुत अनाज जो चीजें हमें देते हैं वो सीधे तौर पर वो हमारे आर्थराइटिस को ठीक करने में भी हेल्पफुल होते हैं, और खास करके पानी पीना बहुत जरूरी है। शाकाहारी भोजन पे अगर बात करें, यहाँ पर मैंने तस्वीर लगाई है जिसमें बहुत से फल और सब्जियां हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने कोई तस्वीर नहीं लगाई तो वो चीज नहीं खानी चाहिए। जैसे अगर प्याज नहीं दिखाई दे रहा तो प्याज नहीं खाना, ऐसी बात नहीं है। इस यहाँ पर जो मैं चीज विशेष तौर पे दिखाना चाहती हूँ वो है कि आप सब्जियां खाएं, वो ताजा सब्जियां खाएं। अगर वो आप फ्रोजन सब्जियां खाएं, फ्रोजन फल खाएं, जैसे भी खाएं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अलग अलग रंग के, अलग अलग तरीके के जो भोजन है जिनमें फाइबर हो, ये सब मिलकर हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। जैसे कि जो हमारी रोजाना जिंदगी है, शरीर में एक ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे जो विटामिन्स हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये उन तत्वों को हमारे शरीर में से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। जैसे मैं स्त्रियों पर, कई लोग बताते हैं कि हम टमाटर खाएंगे तो हमारी चमड़ी अच्छी हो जाएगी, और केले को मैश करके अगर हम चमड़ी पे लगाएं उससे ग्लो आ जाएगी। इससे जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, हमारी जो स्किन उससे बेटर नहीं होती, बल्कि उसके और कारण होते हैं जिससे वो बेहतर होती है। और चमड़ी पे लगाने पे अगर कोई चीज फायदा करती है तो यदि हम उसको खाएं तो उससे कितना लाभ होगा ये सोचना चाहिए। इसलिए ताजा चीजें खाएं या फ्रोजन चीजें खाएं या डब्बा बंद चीजें हों, कोई भी चीज खाएं, वो सब कुछ ठीक है। जितनी भी सब्जियां, जो भी सब्जी आपको अच्छी लगती है, आजकल तो बीसी में हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें बहुत सी ताजा सब्जियां मिल जाती हैं। आप तड़का लगा के खाएं, आप स्टीम करके खाएं, लेकिन सब्जियां खाना निहायत जरूरी है। अगली स्लाइड। अब मैं प्रोटीन के बारे में बात की थी। जो वेजिटेबल से, सब्जियों से जो हमें प्रोटीन मिलता है, यहाँ पे मैंने ये तस्वीरें दिखाई हैं कि सभी जो नट्स हैं उनमें फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन भी होता है। ख्याल रखने वाली बात यह है कि हमें ये फैट भी देते हैं, और जिसमें जब हम वजन के बारे में और मोटापे के बारे में बात करते हैं तो नट्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा ना खाए जाएं, लेकिन इसमें अच्छा प्रोटीन होता है, वो खाने चाहिए। ओस्टियोपोरोसिस के बारे में हमने जब पिछली बार बात की थी तो बादाम में हमने बताया था कि कैल्शियम भी होता है, वो कितना खाना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक मैंड्रीन ऑरेंज दिखाया था,
कि जैसे इतने बादाम आप खा सकते हैं जितने आपकी मुट्ठी में आ जाएं। इसी तरह से बादाम एक अच्छा विकल्प हो सकता है, अखरोट आप खा सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, ये नट्स हैं, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। जैसे दालें हमारे घरों में काफ़ी खाई जाती हैं, दालें खाएं, और ये प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी मिलता है। और सब्जियां और दाल को मिला के खाया जा सकता है। जैसे भी सब्जी बनाई है, जो दाल बनी है, तो उसमें आप ताज़ा पालक डाल सकते हैं, कुछ और चीज़ डाल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जो शाकाहारी प्रोटीन है वो बहुत ज़रूरी है। आप कई चीज़ें ताज़ा खा सकते हैं। जब आपको लगे कि थोड़ा सा बोरिंग हो रही है तो बैठ के आप थोड़ा थोड़ा कुछ खाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा है। इस स्लाइड में मैंने जो जिसमें फैट कम होती है वो प्रोटीन मैंने बताया है। उससे इसमें अच्छा फैट होता है जो हमारे दिल और दिमाग के लिए अच्छा होता है। वो मेगा 3 फैट्स भी इसमें होते हैं। चिकन मैंने दिखाया है जिस पर स्किन नहीं है, और या बहुत अच्छे, कई लोगों को दिल करता है कि पकौड़े वगैरह खाएं। जो करी वाला चिकन है वो भी ठीक है, आप उसको लेकिन फ्राई करके ना खाएं। अगली स्लाइड। कम फैट वाले दूध से बनी चीजें, बहुत से लोग होमो दूध को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, 2% को पसंद करते हैं, लेकिन कम फैट वाले जो दूध है उस पर मैं ज्यादा जोर देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके अंदर जो दूध वगैरह से हमें जो फैट मिलता है वो इतना अच्छा नहीं होता। इसलिए कम फैट वाला दूध और दूध से बनी चीजें आपको प्रयोग करनी चाहिए। जैसे मैंने चीज के बारे में बताया था, वो भी कम फैट वाला होना चाहिए, और दही भी लो फैट होना चाहिए। घर पे आप बना सकते हैं, वो आपके और भी बहुत चीजों के लिए अच्छा होता है। आप बाहर का बना हुआ लेना है वो भी ठीक है, लेकिन उसमें फैट कम होना बहुत जरूरी है। ये सभी जो भोजनों के बारे में मैंने बात की है कि ये खाएं, कि ताज़ा चीज़ खाएं, कम फैट वाली चीज़ खाएं। इनको वैज्ञानिक ढंग से इसको हम मेडिटेरेनियन डाइट हम कहते हैं। ये कोई खुराक नहीं है, ये खाने का तरीका है। आप अपने दादा दादी नाना नानी को इसके बारे में अगर आप उनके बारे में बात करें, और वो बताएंगे आपको कि हम वहाँ पे आपके घर में रोटी भी बननी है, और वो जो फाइबर वाला आटा इस्तेमाल करते थे जिसको छानते नहीं थे, जो मकई की रोटी बहुत लोग खाते रहे हैं, और ताज़ा सब्जियां बहुत खाई जाती थी, दालें लोग खाते थे। ये चीज़ों के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, ये मेडिटेरेनियन डाइट है जो हमारे पुरखे, हमारे बड़े लोग, बड़े बूढ़े खाते रहे हैं। इसमें आपको विटामिन मिलते हैं, आपको अच्छा फाइबर मिलता है, और बहुत सेहतमंद फैट मिलते हैं जो आपको नुकसान नहीं करेंगे। आपका वजन ठीक रहेगा, और आपकी आंतड़ियों में भी सेहतमंद जीवाणु बनेंगे, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, और आपकी शुगर भी ठीक रहेगी, और सूजन भी कम होगी। जो आपको सूजन हो जाती है, जो कहीं भी दर्द है, तो उसमें सब में ये आपको की सहायता करेंगे। मैं सबको एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आर्थराइटिस के लिए कोई विशेष खुराक है? 3 उसके विकल्प हैं, जी हाँ है, दूसरी है नहीं, कि कोई ऐसी आर्थराइटिस के लिए विशेष खुराक नहीं, और तीसरा विकल्प है मुझे नहीं पता। पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई चमत्कारी खुराक हो आर्थराइटिस के लिए कि जो हमारी बीमारी को ही समाप्त कर दे, लेकिन हम कहते हैं कि ये खाएं और जिससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, और अभी भी शुरू में है तो आप इस चीज को खाने से आपको ठीक हो जाएगा। दवाइयों के अलावा भी आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं। मैं देख नहीं सकती कि पोल के क्या उत्तर आए हैं, लेकिन जवाब है नहीं, कि कोई ऐसी चमत्कारी खुराक नहीं है। ग्लूटेन फ्री खुराक के बारे में बात करना चाहती हूँ। काफी लोग
जब उनको आर्थराइटिस होता है दर्द की वजह से और थक जाते हैं, वो कहते हैं कि ग्लूटेन फ्री हो जाएं। 2-3 साल पहले एक बात भी आई थी कि काफ़ी मीडिया में उसकी बात हुई थी कि कनक जो आप गेहूं है वो आप बिल्कुल खाना बंद कर दें और बिल्कुल अपनी खुराक में से निकाल दें और आपका वजन भी कम हो जाएगा, आप सेहतमंद हो जाएंगे, आर्थराइटिस भी ठीक हो जाएगा। ग्लूटेन क्या होता है पहले हम ये समझें। ग्लूटेन एक खास किस्म का प्रोटीन होता है जो गेहूं में, जौ, राय में होता है। जब हम गेहूं की बनी हुई जो ब्रेड है उसमें जो लचकीलापन होता है वो जाले से बने होते हैं, वो ग्लूटेन के कारण बनता है। जो अभी तक खोज की गई है विज्ञान की ओर से, वो भी बताती है कि ग्लूटेन के बिना खुराक खाने से आर्थराइटिस में कोई सहायता होती है कि नहीं होती, ये पता नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि मीठा खाने से डायबिटीज में प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत दफा हम देखते हैं कि लोगों को ग्लूटेन की सेंसिटिविटी होती है, उनका ग्लूटेन वाली चीजें उनको हजम नहीं आती। तो आप अपने डॉक्टर को, रिमेटोलॉजिस्ट को, फैमिली डॉक्टर को पूछ सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। लेकिन यदि आपको स्वयं भी अनुभव होता है कि यदि आप गेहूं की बनी चीज खाते हैं तो गैस ज्यादा हो जाती है या आपको पेट में दर्द होती है, तो आप खुद भी ग्लूटेन लेना कम कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, आप उसको कम कर सकते हैं। ग्लूटेन कौन कौन सी चीजों में होती है? जैसे मैंने कहा कि आम हमारे घर में बनने वाली रोटी है, ब्रेड है, जो रस्क हम खाते हैं, रस्क चाय के साथ हम खाते हैं, वो भी ग्लूटेन फ्री हो सकते हैं। केक हो सकते हैं, आटे के बिस्कुट होते हैं, आटे के बिस्किट नहीं, और जिसमें मैदा डाला जाता है, समोसे हैं, सब में ग्लूटेन होता है। यदि आप कम खाने की कोशिश करते हैं तो इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। यदि आपने ग्लूटेन नहीं खाना तो आप क्या खाएंगे? आप मकई की रोटी खा सकते हैं, बाजरे की और राई की रोटी खा सकते हैं। यदि आपने कम खाना है तो अलग बात है। तो यदि आपको ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है तो आप छोड़ सकते हैं। एक और भी सूची है कि किन किन चीजों में ग्लूटेन होता है, किन में नहीं होता। और बहुत सी चीजें हैं, जैसे बेसन और गेहूं को मिलाकर भी कोई बनाते हैं, सोए, उसमें भी ग्लूटेन होता है। पास्ता वगैरह जो जितने भी हैं, इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यदि आप ग्लूटेन छोड़ रहे हैं या ग्लूटेन के बगैर खाना खाना चाहते हैं तो। खास कुछ विशेष भोजन की बात करें, हमारे भाईचारे में जब भी बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे को बहुत टोटके बताते रहते हैं लोग कि ये आप खा लें तो आपकी पूरी दर्द हट जाएगी। तो ये जो जितने भी टोटके हैं कि इनके पीछे कई बार विज्ञान होता है, कई बार नहीं भी होता। सो खाने के बारे में जो टोटके हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ कि जो आपकी दर्द है उसमें क्या वो सहायता कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है, मैंने आपको कुछ खानों की पिक्चर दिखाई है। जो हल्दी का जो पाउडर है जो हम सब्जियों में डालते हैं, उसमें हमें पता नहीं कि स्टोरों में से क्या कुछ मिलकर आता है, लेकिन जो ताज़ा हल्दी है अगर उसको छील कर और उसको थोड़ा सा नींबू के साथ उसका थोड़ा अचार बना के खाएं तो वो बहुत अच्छी होती है। अदरक जो है अगर ताज़ा जितना खा सकते हैं, चाय में डालकर या अचार बनाकर, और उसको सब्जी में डाल सकते हैं। अदरक आप जितना भी खा सके अच्छा है। ग्रीन टी की बात की है, ये नहीं है कि आपने आम चाय पीनी छोड़ देनी है, लेकिन इसमें कुछ तत्व होते हैं जो
आम जो सूजन है उसमें सहायता करते हैं, सूजन को कम करते हैं। ऐसे अलसी है, उसमें अच्छी फैट भी होती है, जो लोग मछली वगैरह नहीं खाते वो उनके लिए अच्छी चीज है। अजवाइन भी इसी तरह की चीज है। तो अजवाइन अगर किसी को गैस है उनको भी फायदा होगा। चिया सीड्स के बारे में यहाँ पर बात की है, उनका भी वही प्रभाव पड़ता है। और कौन से भोजन हैं उनकी बात करें। शराब, पहले भी डॉक्टर ढींडसा ने भी कहा था कि उससे गाउट भी बढ़ सकता है, और मैं भी यही कहूंगी कि दवाइयों के साथ के ऊपर भी ये प्रभाव डालता है। पिछली बार भी हमने इसके बारे में बात की थी। शराब की कोई जरूरत नहीं है, इससे कुछ भी नहीं मिलता, स्वाद जरूर है, लेकिन आपने स्वाद देखना है या आपने अपना सेहत देखनी है, ये आपको देखना होगा। शराब को कम करें या बिल्कुल ना पिए। विटामिन डी, पिछली बार जिन्होंने सेशन अटेंड किया था, इसकी गोली जरूर लेने चाहिए विटामिन डी की, क्योंकि विटामिन डी यदि नहीं होगा तो आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। जितनी भी साधारण जो शुगर है, जितनी भी मीठी चीजें हैं जो पैकेट से निकाल के हम खाते हैं, जैसे कुकीज हैं जो बिल्कुल तैयार, जो आपने फ्रीजर से निकाल के गर्म करके आपने ओवन में खाने हैं, वो वैसी जो चीजें हैं, नमकीन चीजें हैं, वो सारा जो प्रोसेस्ड खाने हैं वो दर्द को ठीक नहीं करते और आपकी सेहत को भी ठीक नहीं करते। जो आखिरी नुक्ता जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात चल रही है, खास करके नौजवान वर्ग में बहुत इसके बारे में बात चल रही है कि यही चीज है जिसके साथ आप सेहतमंद हो सकते हैं। वो कहते हैं कि 10-12 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, उसके बाद उससे आप जो आपके पिछले 12 घंटे बचते उसमें आपने खाना है। जब आप बड़े बूढ़ों के बारे की जीवन के बारे में देखें, कब से वो खाना खा रहे हैं, कब से हैं, काम खत्म करने के बाद रात को देर से वो नहीं खाते थे। अब हमारी जिंदगी बदल गई है और हमारे जो खाने पीने के समय है वो बदल गए हैं, लेकिन जितना भी हो सके अपना खाने पीने का जो समय है वो उसको मुकर्रर करने की कोशिश करें कि 10-12 घंटे आपके शरीर को आराम मिल सके और शरीर जो है टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सके। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, उनमें ज्यादा देर तक ना खाना नुकसानदेह हो सकता है। आपके शुगर कम हो सकती है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। आपके डाइटिशियन के साथ, अपने डॉक्टर के साथ जरूर बात करें और लाइफस्टाइल और जिंदगी कैसे जीने इसके बारे में सोचें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति। हमेशा की तरह आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, क्योंकि सिर्फ आर्थराइटिस के लिए नहीं, फूड के बारे में आपने, भोजन के बारे में और भी चीजें बताई। तो जेकर लोग इन चीजों पे अमल करें तो उनकी सेहत बहुत अच्छी हो सकती है। खासकर जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो बात चल रही है ना घर घर में, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास शायद समय नहीं होगा इसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन फिर किसी वक्त हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को दुविधा में डालती है। हमारे अगले स्पीकर हैं, वो हैं रजिस्टर्ड मनोविज्ञानी हैं डॉक्टर कौसर सुहेल। हमेशा की तरह वो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, लोगों को बताते हैं। जो दर्द का हर एक व्यक्ति का तरीका अलग अलग होता है उसके साथ जीने का, लेकिन दर्द को बर्दाश्त करने का मादा हर एक में अलग अलग होता है। जो हमारी मानसिक सेहत है, जो कैसे हम दर्द को महसूस करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर सुहेल से, वो रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, कि वो अपनी प्रेजेंटेशन दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर चीमा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी आवाज आ रही है, जिस मैं पता करना चाहती हूँ। श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। आपने बहुत सारे स्पेशलिस्ट की बातें सुनी हैं कि कैसे हम अपने आर्थराइटिस को, दर्द को ठीक कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर चीमा ने बताया है, क्योंकि हर चीज का, शरीर का और मन का आपस में संबंध है, इसलिए मन क्या कहता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर कौशिक सुहेल है। मैं यूके से पीएचडी की है और उसके बाद यूएसए से पढ़ाई की है। मैं रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो जो मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी, आर्थराइटिस के हवाले से। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सबसे, उसके बाद हम अपनी बात शुरू करेंगे। आपका क्या ख्याल है, आर्थराइटिस एक शारीरिक रोग है या उसमें भावनाओं की भी कोई भूमिका है? यदि आप इसके बारे में बताएं तो मेरा ख्याल है कि आर्थराइटिस बिल्कुल शारीरिक चीज है। इसका मेरी भावनाओं को बढ़ाने घटाने में कोई भी भूमिका नहीं है। इसका आप उत्तर दे सकते हैं हाँ या ना में। आप अपना उत्तर दें इस प्रश्न का। मुझे पोल नजर नहीं आ रहा, जैसे पिछले स्पीकर को भी नजर, मुझे पता नहीं चला कि आपने क्या उत्तर दिया है। भावनाओं का बहुत गहरा संबंध है आपके दर्द को बढ़ाने और घटाने में। आप एक मिसाल लें, एक आपका घर हो, उसके 4-5 दरवाजे हों और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आप चाहते हैं कि अंदर बर्फ भी ना आए और बारिश भी ना आए। आप एक दरवाजा बंद करेंगे कि सारे दरवाजे बंद करेंगे? यदि आप एक दरवाजा बंद करेंगे तो थोड़ा बहुत बचाव तो हो जाएगा, लेकिन बारिश भी आएगी और वो अगर बर्फ है वो भी अंदर आ सकते। इसी तरह हम दर्द का उदाहरण देते हैं। इसके भी बहुत से दरवाजे होते हैं। उसका पहला दरवाजा तो है, यदि आपको आर्थराइटिस है तो आपको सूजन होगी, तो उसके लिहाज से आपको जोड़ों में दर्द भी होगा। एक दरवाजा यदि आप बंद कर देंगे, आप दवाई ले लेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, बहुत से और दरवाजे हैं जिनको बंद करना बड़ा जरूरी है। आज हम उन दरवाजों की बात करेंगे। एक बात सुनकर हमें हैरानी होगी कि जो मरीज होता है उसको पूरे शरीर में दर्द होती है। अक्सर मेरे पास मरीज आते हैं, वो शिकायत करते हैं कि हमें कंधों में, अपने घुटनों में, टांगों में दर्द हो रही है, लेकिन उनको कोई चोट भी नहीं लगी होती और आर्थराइटिस भी नहीं होता। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको वो दर्द क्यों हो रहा है। उसका उत्तर ये है कि इंसान जिस वक्त नकारात्मक भावनाओं का शिकार होता है, जैसे डिप्रेशन, चिंता, और उसको चिंता हो, ये सब नकारात्मक भावनाएं हैं जो दर्द पैदा करते हैं। उसका वैज्ञानिक प्रमाण भी है, साइंटिफिक प्रमाण है उसका। वैज्ञानिक प्रमाण ये है क्योंकि हमारे दिमाग में कम से कम 10 केंद्र ऐसे हैं जिनका हमारे मूड से और दर्द के साथ सीधा संबंध है। यदि आपका मूड खराब होगा तो आपकी पेन बढ़ जाएगी, यदि आपको दर्द ज्यादा होगा तो आपका मूड खराब हो जाएगा। दोनों एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें बहुत जरूरत है कि हम दर्द को कम करने के लिए अपनी भावनाओं को संतुलित करें। आज मेरे हिस्से का जो सेमिनार है उसका उद्देश्य ये है कि हम आपको बताएं कि हमारी भावनाएं सेहतमंद रहें और हमारा दर्द भी कम हो जाए। सारा ये शुरू कहाँ से होता है? सूजन पैदा हो जाती है, जाहिर है कि बीमारी की वजह से, और सूजन पैदा हो जाती है, दर्द होती है, उससे दर्द होती है। दर्द के साथ पहली चीज क्या होती है? जिस वक्त हमें दर्द होती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं चलना फिरना कम कर दूं।
ताकि हमें ज्यादा दर्द ना हो। जब इंसान अपनी गतिविधि को कम कर देता है तो वो अपने घर का छोटा छोटा काम जिससे उसे खुशी मिलती है वो भी नहीं करता कि दर्द ज्यादा ना हो। इसीलिए इंसान अपनी गतिविधियां कम कर देता है। तो सबसे पहले उससे ये होता है कि जो जो हम अपने घर में भूमिका निभाते हैं, काम करते थे, जो भाईचारे में काम करते थे, वो सब बदल जाता है। जब उसकी भूमिका बदल जाती है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता। तो जब वो अपनी मनपसंद गतिविधियां नहीं करता तो फिर उसका मूड ठीक नहीं रहता। जब मूड ठीक नहीं रहता तब उसके विचार अपने बारे में बहुत नकारात्मक हो जाते हैं और उसको फिर डिप्रेशन होने लग जाता है। जब डिप्रेशन होने लग जाए तो उसकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, रात को नींद नहीं आती। जब रात को नींद खराब नहीं हो जाती है तो फिर उसको आराम नहीं मिलता, सारे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जो मांसपेशियों में ज्यादा दर्द होनी शुरू हो जाती है तो फिर ये चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। हम देखते हैं कि जहां से हम चले होते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। सूजन से शुरू होते हैं और एक पूरा चक्कर लगाकर हम वापस जहां पहुंचते हैं तो फिर सूजन भी बढ़ जाती है और दर्द भी बढ़ जाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर कौन सी चीजें हैं जो आपको सहायता कर सकती है। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, आप अपना रवैया बदलें और उस पर ध्यान दें। सबसे पहले जो आपका दर्द के प्रति रवैया है वो बदलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि किस तरह का रवैया आपका पेन के तरफ होना चाहिए। दर्द की ओर आपका एक तो रवैया ये होता है कि हम विश्वास करते हैं, ये आमतौर पे लोग कहते हैं ये तो शारीरिक बीमारी है, इसका हमारे दिमाग से क्या संबंध है। हर व्यक्ति अपनी मानसिक सेहत के बारे में ये नहीं सोचता कि जो मानसिक सेहत है वो दर्द को बढ़ा कर सकती है या कम कर सकती है। जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है, मैं समझती हूँ दर्द को आप एक चुनौती के तौर पे लें। जैसे एक विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थी ने इम्तिहान देना है, वो समझे कि ये परीक्षा है और मेरे लिए चुनौती है और मैंने इससे पास होकर दिखाना है। जब भी कोई इंसान किसी चीज को चुनौती मानता है तो उसके बारे में कोशिश करता है कि क्या क्या मैं करूं ताकि अगर मैंने परीक्षा देनी है तो मेरे अच्छे अंक आए। तो इसी तरह से आप देखते हैं कि पहले से मेरा काफी नुकसान हो चुका है और इसी रवैये के साथ आपको दर्द और आर्थराइटिस में आप सहायता ले सकते हैं। यदि आप ये समझते हैं कि जो नुकसान होना था हो चुका है लेकिन आप सही तरह से कोशिश नहीं करते, जो जो तरीके हैं हम अपने खुद पे वो इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ दवाइयां लेते हैं और बैठ जाते हैं। सो आपने इसको एक चुनौती मानना है। दूसरी चीज ये है कि दर्द को ये मानना है कि इस पे मेरा कंट्रोल है। लोग कहते हैं कि दर्द में मेरा कंट्रोल क्या हो सकता है, लेकिन दिमाग में जो केंद्र है वो दर्द को कंट्रोल कर सकता है। यदि आप मानेंगे कि मेरा कंट्रोल है तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं और वाकई वो सफल भी हो जाते हैं। यदि आप मानते हैं कि जो भी करना है डॉक्टर ने करना है, मेरी कोई भूमिका नहीं है, और जैसे आर्थराइटिस है उसका जो प्रबंधन है उसमें आपको आपकी जीवन शैली में तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। आप अपनी जीवन शैली को बदलेंगे तभी आपको फायदा होगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। अगर ऐसा मानेंगे तो आपकी जिंदगी में जरूर तब्दीली आएगी। एक जरूरी बात यह भी है कि जिंदगी का फलसफा क्या है। कोई ना कोई बीमारी तो होनी है, कोई ना कोई आपको दर्द तो होगी, इसलिए हर वक्त हम परेशान रहेंगे और हम उस पर अफसोस करते रहेंगे तो वो आप खुश नहीं रह सकते और दूसरों को भी खुश नहीं रख सकते। उसका अपने तरफ भी रवैया बदल जाता है और दूसरों की तरफ भी रवैया नकारात्मक हो जाता है। तो इसलिए अपनी तरफ नकारात्मक रवैया क्या हो सकता है, आप महसूस करना शुरू कर देते हैं कि मैं तो अपंग हो गया हूं, अब मैं जीऊं या ना जीऊं।
इस तरह वो अपने आप को कम समझने लग जाते हैं, ऐसे समझते हैं कि मुझ में नुक्स पड़ गया है। तो लाजमी है कि उसको चिंता होगी, डिप्रेशन होगा। जब ये हो जाते हैं तो मैंने आपको पहले बताया है कि उससे दर्द और बढ़ जाती है। दूसरा रवैया, उससे कैसे प्रभाव पड़ता है? उससे ये प्रभाव पड़ता है कि जब आपका मूड खराब हो गया तो आप लोगों के साथ लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आप लोगों से शिकायत करेंगे, ये भी कहेंगे कि मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। इससे आपके संबंध खराब हो जाते हैं बहुत से लोगों के साथ जिनके साथ आपने हर रोज बात करनी है। तो पहला इसका प्रभाव मूड पर पड़ता है जब ऐसा हो जाता है। पहले भी बात हो चुकी है, अगर आपका मूड नेगेटिव होगा तो आपका दर्द भी बढ़ जाएगा। अगली बात जो हम करना चाहते हैं कि किस तरह से इंसान के जो विचार हैं वो उसकी बीमारी पर प्रभाव डालते हैं, और आर्थराइटिस की दर्द के बारे में भी उसमें बताएंगे। मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ। इंसान अपनी सोच के साथ दर्द को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। आपने देखा होगा कि कई लोग छोटी छोटी बातों को टाल देते हैं, बाद में वो कहते हैं इतनी बड़ी बात नहीं है। यही बात आपकी अपनी जिंदगी में भी आप तजुर्बा करके देखें कि कोई भी समस्या जो रोजाना जिंदगी में आती हैं, जब भी उनको आप अनुभव करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं इसका प्रबंधन कर लूंगा। आप सोचते हैं कि किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, और उसका प्रभाव आपके मूड पर अलग पड़ेगा। यदि आप इस बात को पकड़ लें कि ये हुआ ही क्यों, तो आप उस बात को और बढ़ा लेते हैं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन, ये छोटी सी बात को बढ़ा लेना। कितना आप कितना बढ़ाते हैं ये आप पे निर्भर करता है। तो ये भी इसको भी एक जिंदगी का तथ्य समझें। ये जिंदगी का एक पहलू है और उसका प्रबंधन करके हम जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। एक और नकारात्मक विचार जो आता है कि जब हम नकारात्मक सोचने लग जाते हैं, इंसान अपने आप को, अपने परिवार के लिए, अपने लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता, लेकिन हम लंबी लंबी पेशीन गोइयां करना शुरू कर देते हैं। हम सोचने लग जाते हैं कि हम अगले 5-10 साल में मुझे तो अपंगता हो जाएगी। तो अपने आप को आप देखना शुरू कर देते हैं और नकारात्मक अपने प्रतिबिंब देखना शुरू कर देते हैं। जैसे बस मैं एक जगह पे बैठा हूँ, बाकी सारे लोग बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मैं नहीं जा पाता, ऐसा अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। जो ऐसी जो भविष्यवाणियां हैं, जो ऐसी जो आपकी पेशीन गोइयां हैं, तो कोई भी आदमी भविष्य में नहीं बता सकता। तो उसके बारे में अगर आप अच्छा अंदाजा नहीं लगा सकते तो बुरा अंदाजा भी ना लगाएं। हो सकता है अच्छा ही हो जाए, हो सकता है बुरा भी हो। ये जो आपका ये सोचने का तरीका है, ये भी बहुत प्रभाव डालता है। लोग सोचते हैं कि जब आर्थराइटिस नहीं था तो जिंदगी बड़ी शानदार थी और अब बहुत खराब हो गई, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो अब भी जिंदगी में बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें हैं जिन पर आप ध्यान दें। इसका इलाज ये है कि आप नेगेटिव, नकारात्मक सोचने की बजाय जो जिंदगी में अच्छी चीजें हैं उनके बारे में सोचें, उसको पूरी अपनी जिंदगी पे लागू ना करें। जो आप अपने आप से बात करते हैं ना, उससे आप शुरू करें और आपको चुनौतीपूर्ण जो विचार लाएं और ये भावना लेकर आए कि हाँ मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं, और अपनी जीवन शैली में आप बदलाव लाएं। कुछ और रणनीतियां भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ ऐसी कसरतें हैं जिससे आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां जो रिलैक्स हो जाती हैं। आप सिर से शुरू करके आप नीचे पांव तक ले जा सकते हैं। जैसे और बीमारियों में सहायता होती है, उसी तरह दिल की बीमारी में, आर्थराइटिस के बारे में भी
ये आपकी मदद कर सकती है। आप पीछे एक हल्का हल्का संगीत सुन सकते हैं जब भी कसरत कर रहे हो तो। इसी तरह से अपनी हॉबीज बनाएं। बहुत से लोग जो है आर्थराइटिस में वो हिलना जुलना नहीं चाहते। उसका बहुत नुकसान ये होता है, आपने बाकी स्पेशलिस्ट से भी सुना है इस सेमिनार में, कि यदि आप जितना भी आप कम हिले डुलेंगे उससे आपके अकड़ाहट पैदा हो जाएगी और उनको हिलने जुलने में आपको ज्यादा दर्द होगी और आपकी जो आर्थराइटिस के लक्षण हैं वो बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो कसरतें हैं और थोड़ा थोड़ा घर का काम काज, ये नहीं कि आप बहुत लंबा समय तक काम करें, लेकिन आपको खुद को आराम भी दें। छोटे छोटे घर के काम जो है वो आप करें। उससे ये होगा कि आपके अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा होगा और जो आपकी जो सकारात्मकता थी वो जो कम हो गई है वो बढ़ जाएगी। हर एक इंसान अपने आप को चलता फिरता देखना चाहता है, इसलिए ये छोटे छोटे काम अगर आप घर के करेंगे, उसके बाद तो आप सैर करने जाएं मूड को अच्छा रखने के लिए। सो आप बच्चों के साथ अच्छा टाइम, अपने मित्रों के साथ अच्छा टाइम गुजारें। किसी भी तरीके से जूम पर और किसी तरीके से भी आप लोगों से संपर्क रख सकते हैं। आप उनसे मीटिंग करें, मिले जुलें, एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करें। जो भी आपका मूड खराब हो तो किसी से बात कर लें। उस वक्त आपने प्रबंधन करना है, उसके बारे में सोचने से दर्द कम नहीं होगी। यदि आप अच्छी तरह से आप बैठ जाओगे, अपना कोई मनपसंद टीवी का प्रोग्राम देख लें, कॉफी ले ली और जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपने कर लिया, अपने दो मित्र के साथ आपने गपशप कर ली, किसी के साथ को व्हाट्सएप पर बात कर ली, तो आपका वो दर्द का समय गुजर जाएगा। लेकिन चिंता से इसका हल नहीं होगा। जितनी चिंता होगी उतनी ये समस्या बढ़ जाएगी। अपना ध्यान जो है वो बंटाना होता है, ध्यान किसी और तरफ ले जाना होता है, पेन पे नहीं ले जाना, दर्द पे नहीं ले जाना। तो आप हल्का हल्का म्यूजिक, हल्का संगीत चलाएं। आप महसूस करें कि आप बीच पे बैठे हैं, आप अच्छे माहौल में बैठे हैं। अपने सांस लेने पे ध्यान दें। आप आराम से अंदर सांस लें, आराम से बाहर सांस निकालें। ऐसे आप महसूस करें कि दर्द आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। कोई भी समस्या हो तो अपने पारिवारिक मेंबरों से बात करें कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, आज मैं ये कर सकता हूँ, आज मैं नहीं कर सकता। अब शिकायतें ना करें, जिंदगी को ऐसे ना बनाएं कि मेरे साथ बहुत बेइंसाफी हो रही है। उससे नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जो गुस्सा है, जो भी आप चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन है, उदासी है, यदि इसका इलाज करेंगे तो ये कम होना शुरू हो जाएगा। एक सकारात्मक रवैया पैदा करें और उससे आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। जिंदगी में, मैं जैसे पहले भी बताया कि इंसान एक हिस्सा है ये जिंदगी का, और बहुत सारे हिस्से हैं जिंदगी के। जैसे आपकी पत्नी की भूमिका है, आपके पति की भूमिका है, और बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन अच्छी चीजों को याद करें जो आपके साथ हुई है। आखिर में मैं, समय खत्म हो रहा है, आखिर में मैं ये बताना चाहती हूँ, ऐसी गतिविधियां करें जिससे आपको आराम महसूस हो। कुछ भी हो, जैसे आप बाथ टब में लेटकर नहाना, अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को रिलैक्स करना। कोई परफ्यूम, जो मोमबत्ती है वो जलाकर आप अच्छे माहौल में आप बाथ लें ताकि आपके मूड पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े।
कुछ एक स्लाइड्स मैंने आपके लिए रखी जिसमें हमने कुछ स्रोत बताए हैं। पहली स्लाइड में स्रोतों के बारे में, साउथ एशियन लेडीज ग्रुप है, उसका फोन नंबर दिया है। डाइवर्सिटी का इदारा है, वो भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं और वो आपको लोग मिल जाएंगे। जो आपको एंजाइटी हो, परेशानी हो, तो उनसे बात कर सकते हैं। अगली स्लाइड में जो आम साधारण मानसिक सेहत के स्रोत हैं, आर्थराइटिस की वेबसाइट है। दूसरा है शरीर में एक अर्जेंट केयर रिस्पांस सेंटर है। यदि आपका मूड सही नहीं है तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। सरी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। सरी मेंटल हेल्थ तो जैसे लैंगली में, सरी में, सब जगह पे हैं, अपने अपने मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं। उसमें से अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं। यदि आप अपनी मानसिक सेहत के बारे में जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रोग्राम हैं, वो आपको मदद करेंगे आपको शारीरिक और मानसिक सेहत को प्राप्त करने के लिए। माइंडफुल लेयर एक्टिविटीज हैं। माइंडफुलनेस जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको, उसका मतलब है कि ऐस वक्त जो पीछे आप अतीत के बारे में ना सोचे, इस समय के बारे में सोचे, तो नहीं तो आपके अंदर नकारात्मक विचार आएंगे। जो आगे भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि आगे चल के आर्थराइटिस का क्या हाल होगा। तो अभी इस वक्त में माइंडफुलनेस कहते हैं कि अब के वक्त में जिए। हेल्थी लाइफ प्रोग्राम है, तो ये सेंटर्स उनको चलाते हैं। आप उनसे सहायता ले सकते हैं यदि आप चाहें तो। ये मेरी बातचीत का अंत पर पहुंच गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुहेल, बहुत अच्छे तरीके से आपने सबको बताया। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी पंजाबी इतनी अच्छी है, मुझे थोड़ा सा शक था। मैंने किसी को बीच में टोका नहीं। प्रश्न बहुत से आए हैं, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय नहीं है। वो हम सब प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन देंगे। 5-7 मिनट हैं, लेकिन अभी कुछ और बातें करने वाली हैं प्रोग्राम के बारे में, उनके बारे में बात करना चाहूँगा। लेकिन जितनी भी आज की पेशकारियाँ थी वो बहुत अच्छी थी। हम सबके बहुत धन्यवादी हैं कि आपने हिस्सा लिया, वक्त निकाला कोविड के टाइम में। जे बैंस, कृपया क्या आप अब अगला प्रोग्राम बताएंगे? हमने सभी विशेषज्ञों को सुना और उनसे बहुत सी अच्छी जानकारी हासिल की। हम चाहेंगे कि इन विशेषज्ञों के से दी गई की ओर से दी गई जानकारी आपके लिए कितनी सहायक रही। आपके निरपेक्ष उत्तर हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहला प्रश्न है, इस सेशन में मरीजों और परिवारों को अच्छे निर्णय लेने में सहायता मिली। इस सेशन में मरीजों और परिवारों को अपनी सेहत के बारे में अच्छे निर्णय लेने में सहायता प्रदान की गई है। नीचे दिए गए 4 उत्तरों में से आपने एक चुनना है। पूरी तरह सहमत, सहमत, तीसरा है असहमत और चौथा है लागू नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। दूसरा प्रश्न, मेरी भागीदारी के परिणाम स्वरूप अपनी सेहत का प्रबंधन करने के प्रति मेरा विश्वास बढ़ा है। मेरी भागीदारी के परिणाम स्वरूप अपनी सेहत का प्रबंधन करने के प्रति मेरा
विश्वास बढ़ा है। नीचे दिए गए 4 उत्तरों में से एक आपको चयन करना है। पूरी तरह सहमत, सहमत, असहमत, लागू नहीं। फिर से, पहला पूरी तरह सहमत, दूसरा सहमत, तीसरा असहमत, चौथा लागू नहीं। आपका समय आरंभ होता है अब। तीसरा प्रश्न, मुझे उपलब्ध भाईचारक स्रोतों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। मुझे उपलब्ध भाईचारक स्रोतों और सेवाओं के बारे में जानकारी मिली। पहला है उत्तर असहमत, पूरी तरह सहमत, दूसरा है सहमत, तीसरा असहमत और चौथा है लागू नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चीमा जी। आज हम प्रश्न उत्तर सेशन नहीं कर सकेंगे, हमारा समय लगभग समाप्त हो गया है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी विशेषज्ञों का, डॉक्टर कैंडल हो का, जो हमारे प्रोग्राम के इंचार्ज हैं, वो आज शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी टीम का, सोफिया खान जिनकी अगुवाई करती हैं, C2Sky जो संस्था है, उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सफलता से सारा कार्यक्रम चलाया। जो लोग देख रहे हैं, उन्होंने अपनी टिप्पणियां की हैं। 15 सवाल तो मेरे पास आए हैं। ये सभी प्रश्नों के उत्तर हम ऑनलाइन डाल देंगे प्रोग्राम में। मैं सबको बताना चाहता हूं पता, www.iconproject.org, यहाँ पे आप पहुंच जाकर अपनी जानकारी दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं कि हम कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं। कोई इसमें आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। हम सबके विचार हासिल करना चाहते हैं। हमने जो प्रोग्राम किए हैं 13 तारीख को और आज 20 तारीख को, ये बहुत विशेष हैं ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस के बारे में। सो मैं समझता हूं कि जो हमारा समय था, सो हमारे प्रेजेंटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी पंजाबी में प्रेजेंट किया है। डॉक्टर रामिंदर कंग ने हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन की है। जी, हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आपने इस प्रोग्राम की प्रमोशन की और हमारे जो भी प्रेजेंटर्स हैं उनके बारे में आप बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी।